नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर हमारे जो टीजीटी की परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के रूप में एक पुस्तक व्याकरण के रूप में रखी गई बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसका प्राक कथन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्राक कथन के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ संज्ञाएं पढ़ी है और आगे की 2-4 संज्ञाएं छूटी हुई हैं, उनको पढ़ते हुए आगे अनुवृत्ति क्या होती है इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि पाणिनि का जन्म कब हुआ, कैसे क्या रहा, विकास के बारे में पढ़ा कि पहले पाणिनि की व्याकरण से पहले क्या क्या रहा, ठीक है। इसके बाद पढ़ा कि पाणिनि जो हैं उन्होंने अपने जो अष्टक है उसको अत्यंत संक्षिप्त करने के लिए 6 साधनों का प्रयोग किया, तो जिसके अंतर्गत उन्होंने संज्ञाएं और अनुवृत्ति, गण पाठ इत्यादि चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हम लोग संज्ञाएं संक्षिप्तीकरण में जो उन्होंने एक साधन संज्ञा का यूज़ किया, उस संज्ञाओं के अंतर्गत हमने कुछ संज्ञाओं का अध्ययन किया और कुछ रह गई थी पिछले वीडियो में। मैं उन संज्ञाओं को 2-3 संज्ञाएं जो रह गई थी उनको समझाते हुए फिर हम लोग आज अनुवृत्ति और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं सार्वधातुक प्रत्यय क्या होते हैं। सार्वधातुक प्रत्यय क्या होते हैं तो देखिए, सार्वधातुक तिंग सित सार्वधातुकम, इसका एक सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ये दिया गया है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको ध्यान में है ना तो आप जो परिभाषाएं हैं वो अपने आप ही दिमाग में आ जाएंगी, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तिंग सिद्ध सार्वधातुक क्या कह रहा है कि धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्यय में तिंग प्रत्यय हो, यानी कि ये वाला तिप तस्ची निपु अस्मस इस टाइप के जो प्रत्यय 18 हैं तिंग प्रत्यय हों, और योम वे प्रत्यय जिसमें तिंग प्रत्यय के अलावा वे प्रत्यय जिसमें सा इति संज्ञक हों। ऐसे प्रत्यय हों जिसमें सा जो है इति संज्ञक, सा की इति संज्ञा कैसे होती है, आदि में अगर सा है तो उसकी इति संज्ञा कैसे होती है। तो एक लसक व तद्धिते जो है सूत्र है, जिसके हिसाब से जो ला शा इनकी जो है और का वर्ग की इति संज्ञा होती है यदि आदि में आती है किसी प्रत्यय। तो कह रहा है इसमें सर्वधातुक प्रत्यय कह रहा है कि तिंग धातु जो 18 है, 9 ये और जो सित हैं यानी सा जिसमें इत होने वाले प्रत्यय हैं, ऐसे प्रत्ययों ऐसे धातुओं के आगे जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं एवं वे प्रत्यय जिनमें शा इत संज्ञक हो जाता है, जैसे सप है, सर्ति है, इसमें शा का लशक व तद्धिते से इति संज्ञा हो जाएगी, सर्ति का भी लशक व तद्धिते त्रि बचेगा, यहाँ पा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पा की भी इति संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ आ बचेगा शेष ना, इस तरीके से। तो फिर कहा कि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर धातु के आगे जोड़ने तिंग प्रत्यय से है ता ताम झा, ऐसे है ना, ता आ ताम झा में बस मस, है ना। इस तरीके के ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्यय और ये प्रत्यय यानी जो ये ऐसे 18 प्रत्यय हैं ये, और जो ये सर्ति जिसमें सा की संज्ञा होती है जैसे सप सर्ति, इन प्रत्ययों को सार्वधातुक प्रत्यय कहते हैं। कैसे प्रत्यय कहते हैं? सार्वधातुक। अब ऐसे ऑप्शन में आपको देख सकता है, जैसे सप प्रत्यय दे दिया तो कहा कि ये किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आप कह सकते हैं ये कैसा प्रत्यय है, सार्वधातुक है। फिर कह दिया कि तिप ये किस प्रकार का प्रत्यय है, तो तिप क्या कैसा प्रत्यय है, ये सार्वधातुक प्रत्यय है, क्योंकि ये 18 है ना, तिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनमें से किसी भी 18 प्रत्ययों को दे दिया जाए और जिसमें सा अंत होने वाला आदि में सा हो और उसका अंत होने वाला से ऐसा कोई प्रत्यय दे दिया जाए, तो ये सब प्रत्यय कैसे प्रत्यय होते हैं, तो इनको सार्वधातुक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वधातुक प्रत्यय कहते हैं। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पुनः एक बार इसको समझा दूँगी।
फिर है आर्ध धातु प्रत्यय, सार्ध धातु पढ़ ले। अब आर्ध धातु क्या है, तो आर्ध धातुकम शेषा, ये सूत्र लिख दिया कि आर्ध धातुकम शेषा, यानी इसके अतिरिक्त, यानी शब्द सा की इति संज्ञा होने वाले प्रत्ययों के अतिरिक्त और तिंग प्रत्ययों के अतिरिक्त जितने और प्रत्यय बचते हैं, जैसे ल्यप इत्यादि हैं, लेप हैं, है ना, क्यप हैं, ये सब जितने भी प्रत्यय और बच रहे हैं, और कुछ भी, यानी कि तिंग 18 जो तिंग है और जो जिसमें शा का इति संज्ञा होती है, लसगत है, उन प्रत्ययों को छोड़कर शेषः आर्धातुकम, जितने और शेष बच रहे हैं वो कैसे प्रत्यय आर्धातुक। अच्छा, इसको बताने का मेन मकसद क्या है, अभी जब संधि समास इत्यादि पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा। तो शेषा मतलब आर्धातुकम, बाकी इसके अलावा तिंग और साहित्य वाले सित के अलावा जितने भी प्रत्यय बचे रहे शेष प्रत्यय क्या होंगे, आर्धातुक होंगे। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि लेप किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आर्धातुक है। यही कह दिया कि सर्ति किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये कैसा प्रत्यय है, क्योंकि शायद हो रहा है, किस प्रकार का प्रत्यय है ये, तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। 20वां नंबर देखते हैं, शत। सत संज्ञा किसकी होती है, तव सत, साह तव, दो वचन है, यानी दो प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। ऐसे दो प्रत्यय कौन है, द्विवचन में है तव, साह तव ऐसे पढ़ते हो ना, साह तव ते, द्विवचन में है, यानी दो प्रत्ययों की बात कह रहा है। तव सत, यानी वे दोनों शर्त प्रत्यय होते हैं। कौन कौन दोनों, सर्ति और सानच की सत संज्ञा होती है। सर्ति और सानच दोनों का नाम सत है। इन दोनों को अगर एक साथ बुलाना हो तो कहेंगे सत, यानी सर्ति और सत। अगर सत कहा गया इसका मतलब सर्ति और सानच इन दो प्रत्ययों की बात हो रही है। चलिए आगे देखिए, 21वां नंबर, अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है। तो अनुनासिक संज्ञा में सूत्र दिया गया है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी मुख और नासिका, यानी जो उच्चारण स्थान है मुख और नासिका से बोले जिन वर्णों को उच्चारित किया जाते हैं, ऐसे वर्ण जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, जिनको मुख से भी बोला जाए और नासिका से भी बोला जाए। जैसे आ, सर के ऊपर अगर ये चंद्रबिंदी लगाते हैं इत्यादि, यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों को 5वां अक्षर जो है, स्वरों के ऊपर यदि बिंदी लगा दिया जाए तो ये भी अनुनासिक होंगे। और वर्णों का जो 5वां अक्षर है, जैसे यम, य, ङ, ङ, न, म भी अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। ठीक है, मुख और नासिका दोनों से जो बोले जाते हैं, यानी मुख नासिका का मतलब है, जैसे काका का अंगा है तो अंगा को उच्चारण स्थान क्या है, तो अकु विसर्जन नाम कंठा से इसका उच्चारण स्थान कंठ है, मुख कंठमुखी में होता है। और नासिका चा, उसके अलावा नासिका से बोला जाता है। तो ऐसे वर्ण जो मुख के अलावा, मुख में जितने भी उच्चारण स्थान है उनके अलावा नासिका से भी उच्चारित होते हैं, तो उनको उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं संज्ञा, 22वीं संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा क्या होती है, कहा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य अश्य प्रयत्नम, इसको तोड़ेंगे, तुल्य अश्य प्रयत्नम सवर्णम, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विभेद में स्थायी तालु आदि या अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो। कहा कि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 ना, 12 होते हैं। तो जो उच्चारण स्थान है, जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो समान हो तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। जैसे आ है और बड़ा है। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान समान है, अकु विसर्जन नाम कंठा, ये कंठ से बोला जाता है। अब इसके अभ्यंतर प्रयत्न भी देखिए, इसका अभ्यंतर प्रयत्न देखिए, इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। सभी सुर विवृता नाम स्वर नाम विवृतम, तो विवृत होता है ना, इसका आ का भी उच्चारण अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है और आ का भी। और कंठ क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है। तो दोनों चीज़ें
क्या है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, दोनों चीज़ें समान हैं, इसके कारण ये आपस में कैसे हैं, सवर्णी हैं। लेकिन एक चीज़ और, एक वार्तिक लिखा है कात्यायन ने कि लृ रे सवर्णनम मिथ्या, ले री और री। तो ये एक वार्तिक जो है कात्यायन ने आगे चल के लिखा है कि लृ और लृ इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। जबकि इसमें क्या कहा गया कि सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, तुल्यास प्रयत्न, जिनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो समान होते हैं, एक ही जगह से उच्चारित होते हैं, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। चलिए अगला देखते हैं, 8वां है, देखिए अनुवृत्ति। अनुवृत्ति क्या है, सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित। देखिए ये भी संक्षिप्तीकरण का, ये भले ही 8वां दिया गया है यहाँ पे नंबर, लेकिन ये 6वां जो साधन, अच्छे साधन बताए हैं उन्होंने, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी को संक्षिप्त करने के लिए जो 6 साधन बताए हैं उसमें से लास्ट साधन 6वां साधन है अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति क्या होती है कि अनुवृत्ति कहा कि सूत्रों का जो विस्तार है, विस्तार को बहुत अधिक संकुचित यानी बहुत छोटा, संकुचित मतलब छोटा करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। अच्छा ये 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने का अर्थ निकलता है। यानी कि जैसे इससे पहले जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं उसका अर्थ निकलेगा। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे गए। अब देखिए फिर से देखिए इन्होंने क्या कहा कि सूत्रों के विस्तार, जो सूत्र बहुत ज़्यादा ना लिख करके हर चीज़ के लिए सूत्रों को भी उन्होंने ज़्यादा कम से कम लिखने का प्रयास किया है। संकुचित करने के लिए जो उन्होंने 5वीं प्रणाली यानी 5वां साधन अपनाया है सूत्रों को संकुचित करने के लिए, वो कौन सा साधन है, वो है अनुवृत्ति। और पाणिनि ने कुछ ऐसे भी सूत्र बनाए जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन परवर्ती यानी बाद के सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ठीक है, ऐसे सूत्र को अधिकार सूत्र कहा। ऐसे सूत्रों को कौन सा सूत्र कहा, अधिकार की, जिसमें परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने का अर्थ निकलता है, और ऐसे सूत्रों को उन्होंने अधिकार सूत्र कहा। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आता, और इनकी जो अनुवृत्ति है यानी लगातार वही ऊपर वाला सूत्र ही लागू होता रहेगा, ऊपर वाला ही सूत्र, उसके बाद वाले पे ऊपर वाला ही सूत्र लागू होता रहेगा। और ये अनुवृत्ति यानी ये तब तक चलती रहेगी प्रक्रिया कि ऊपर वाला सूत्र लागू हो रहा है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। एक अधिकार सूत्र दे दिया और वो अधिकार सूत्र तब तक लागू होता रहेगा परवर्ती सूत्र पर जब तक कि कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। जैसे तस्य विकारा, तस्याप्त्यम, अनविनहिते प्रभृति सूत्र इत्यादि, ये सब है। चलिए अगला आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला तथा सूत्रों की योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया। अब देखिए ये आपने पढ़ लिया, उन्होंने 6 साधन अपनाए। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए जो टीकाकार जिन्होंने टीकाएँ लिखी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, जैसे कात्यायन ने वार्तिक लिखा, अभी हमने बताया कि वार्तिक में ले को सवर्ण माना है, तो उन्होंने कुछ ऐसे अलग से और सूत्र ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों को योग विभाग करके कुछ स्पष्ट ना, जो पाणिनि ने स्पष्ट नहीं किया, उनके सूत्रों को पढ़ करके मनन करके उनका योग विभाग जोड़ घटा करके जो पाणिनि ने स्पष्ट नहीं किया उन बातों को भी शामिल करने का प्रयास किया। अभी हमने बताया कि जो कात्यायन जी हैं उन्होंने एक वार्तिक लिखा सवर्ण संज्ञा की कि री मिथ्या सवर्णों, यानी कि जो री और री है ये भी आपस में सवर्णी हैं, ये ऐसा कात्यायन ने लिखा। और बाद और भी का जो टीकाकार अष्टाध्यायी पर जिन्होंने टीकाएँ लिखी उन्होंने भी कुछ सूत्रों को जो पढ़ने की स्पष्ट चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हटाई, जो व्यर्थ बताई, कुछ चीज़ों को शामिल किया और कुछ चीज़ों की और अलग से व्याख्या की। इस तरीके से चलता रहा, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए अपेक्षित है। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए जो भी बातें कही, इन सब का केवल
ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए अपेक्षित, यानी सूक्ष्म अध्ययन बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए इन सब का ज्ञान अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। चलो ठीक है, चलिए आगे जो है हम पुनः उपस्थित होंगे नेक्स्ट। अब आपको पाणिनि के बारे में कुछ, पाणिनि संस्कृत जीवित बोलचाल मतलब पाणिनि के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद कात्यायन और पतंजलि की चर्चा आएगी। कात्यायन पतंजलि की चर्चा के बाद फिर उसके बाद सीधे जो है पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि, और फिर आपका सीधे वर्ण विचार आ जाएगा। तो आई होप महीने भर के या 1.5 महीने भर के अंदर मैं जो है कोशिश करूँगी कि आपका लगभग संधि तक कंप्लीट कर दूँ। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। नमः संस्कृताय। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे द्वारा बताई गई कुछ जानकारी समझ में आ रही है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमः संस्कृताय।